तो जिस देश ने कभी भारत के गेहूं को ये कहकर लौटा दिया था कि यह उसके लायक नहीं है, आज वही देश उसी गेहूं के लिए तरस रहा है। जी हाँ दोस्तों, वही तुर्की जिसने अभी तक भारत के गेहूं से अपना पेट भरा, आज वही देश भारत से दुश्मनी करके खुद ही बड़े संकट में आ चुका है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये किसी मौसम या फिर सूखे की कहानी नहीं है, बल्कि ये गलत भरोसे और फैसले की कहानी है। दरअसल कुछ साल पहले तक जो देश भारतीय अनाज की गुणवत्ता पर सवाल उठाता था, आज वही देश अपने खाली होते गोदामों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। बाजारों में आटे की कीमत बढ़ रही है, बेकरी दुकानों पर रोटी छोटी हो गई है और आम जनता ये कह रही है कि आखिर हमारी गलती क्या है। दरअसल तुर्की को अक्सर एक मजबूत कृषि उत्पादक देश के रूप में देखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि वहाँ पर हर साल लाखों टन गेहूं पैदा होता है, लेकिन पहली नजर में तो आंकड़ों को देखने पर यह लगता है कि तुर्की खुद से अपनी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन असली तस्वीर तब सामने आती है जब हम उसकी जरूरत को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोटी केवल भोजन नहीं है बल्कि लोगों के जीवन का एक सहारा बन चुका है। लेकिन आज वही सहारा उस देश से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर तुर्की में इतना बड़ा संकट कैसे आ गया और क्यों तुर्की अपने अनाज के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैला रहा है, आइए समझते हैं पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दरअसल अभी तक तुर्की अपने देश में गेहूं की जरूरत को खुद से ही पूरा करता था। इसके अलावा जब भी उसे जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से भारत से गेहूं को मंगा लिया करता था। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है, क्योंकि इस बार भारत ने तुर्की को गेहूं देने से सीधा इनकार कर दिया, जिसके बाद से तुर्की में गेहूं को लेकर काफी बड़ा संकट पैदा हो चुका है। आम जनता रोटी के लिए परेशान है, फैक्ट्री और गोदाम खाली पड़े हैं और यही वजह है कि घरेलू उत्पादन जरूरत से कम पड़ गया है। क्योंकि दरअसल तुर्की भी काफी बड़ी मात्रा में भारत से गेहूं को आयात करता है, लेकिन जैसे ही दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो फिर समुद्री मार्ग बंद हो जाते हैं और निर्यात ठप हो जाता है। लेकिन तभी आयात पर निर्भर देशों के लिए खतरे की घंटी बज जाती है और तुर्की भी उन्हीं देशों में शामिल है, क्योंकि इसके बाद अचानक कीमत बढ़ने लगती है, जमा किए हुए स्टॉक घट जाते हैं और ऐसे में तुर्की की नजर भारत पर पड़ती है, क्योंकि भारत गेहूं उत्पादन करने के मामले में काफी बड़े देशों की लिस्ट में शामिल है और भारत ने कई बार संकट के समय तुर्की को मदद भेजी है। लेकिन कहानी यहीं से बदल जाती है। जब संकट के समय भारत ने मदद के तौर पर गेहूं भेजा था, तब भारत के गेहूं को बंदरगाह से ही वापस लौटा दिया गया था और भारत के गेहूं में जो कमी बताई गई थी वो थी गेहूं के गुणवत्ता में कमी। और फिर उसी घटना ने रिश्तों में दरार डाल दी, क्योंकि ये बात केवल भारत के गेहूं लौटाने की नहीं थी, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान पर तुर्की का सीधा टकराव था। क्योंकि व्यापार केवल पैसों से नहीं बल्कि विश्वास के साथ चलता है, और जब विश्वास पर सवाल उठता है तो फिर उसका असर आने वाले फैसलों पर दिखाई देता है। क्योंकि उसके बाद समय बीतता गया, भारत ने अपनी निर्यात नीति में बदलाव किए, क्योंकि उसके बाद भारत जब भी किसी देश को अपना सामान एक्सपोर्ट करता था तो फिर वो सबसे पहले उसकी गुणवत्ता चेक करता है। लेकिन इस बार जब तुर्की ने गेहूं मांगने की सिफारिश रखी तो फिर भारत ने उसे गेहूं देने से सीधा मना कर दिया। लेकिन अब तुर्की संकट में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों 2 साल पहले की बात भारत भूला नहीं है जब तुर्की ने भारत के गेहूं को वापस कर दिया था। लेकिन इस समय तुर्की की हालात काफी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तुर्की के अंदर चुनौतियां बढ़ गई है, सूखे ने खेती को प्रभावित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि तुर्की में पानी का संकट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मौसम को बुरा बताना गलत होगा, क्योंकि ये सब वहाँ की आम जनता की लापरवाही का नतीजा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय तुर्की गेहूं के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड हो चुका है और वो गेहूं मांगने के लिए बार बार भारत से बात करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब गोदाम में रखे अनाज को लेकर सवाल उठने लगे और गेहूं भेजने की व्यवस्था का पता ना हो तो फिर मामला संकट में आ जाता है। और इस बीच जिन देशों पर तुर्की ने भरोसा किया है वो खुद कठिन दौर से गुजर रहे हैं, युद्ध में उलझे पड़े हैं और वो अपनी ही जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर वो तुर्की की मदद कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब युद्ध की स्थिति आती है और जब हर देश पहले अपने नागरिकों को देखता है तो फिर बाजार में उपलब्धता कम दिखाई देती है और वो भी धीरे धीरे घटती जा रही है। और ऐसे में तुर्की के सामने विकल्प कम हो चुके हैं। तो वहीं भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले ही कई देश अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे और भारत ने भी तुर्की को गेहूं देने से मना कर दिया है। क्योंकि भारत को पता चल चुका है कि अचानक निर्यात को बढ़ाने से भारत के अंदर ही कीमत बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन को बनाए रखना जरूरी था। क्योंकि सरकार के सामने यही प्राथमिकता थी कि देश के अंदर किसी भी तरह की कमी ना हो और कीमतें अपनी जगह पर स्थिर रहे। यही कारण है कि इस बार फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि सोच समझकर लिए गए हैं। क्योंकि इस बार भारत ने तुर्की को प्राथमिकता ना देकर सबसे पहले अपनी जनता को प्राथमिकता दी है। क्योंकि भारत का मानना है कि पहले अपने देश की जरूरत को पूरा करना चाहिए, तभी दूसरे देशों की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना अपना ही देश संकट में आ जाएगा। क्योंकि ये कहानी केवल 2 देशों के बीच के व्यापार की नहीं है, बल्कि
बल्कि उस व्यापार की कहानी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की निरंतरता और सम्मान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब कोई देश बार बार दूसरे देश की चीज को बेकार बताकर उसे बदनाम करने की कोशिश करता है और फिर संकट के समय ये सोचता है कि वही देश उसकी मदद करेगा, तो फिर आज के दौर में ऐसा नहीं होता। क्योंकि तुर्की ने 2 साल पहले जो गलती की थी, आज तुर्की उसी की कीमत चुका रहा है। आम जनता का सड़कों पर प्रदर्शन इस बात का संकेत देता है कि वहाँ की जनता सरकार के प्रति भड़क चुकी है। क्योंकि तुर्की के बाजारों में बढ़ती कीमतें केवल आर्थिक आंकड़े नहीं है, बल्कि ये उस असंतुलन का संकेत है जो ये बताता है कि अब संकट के समय तुर्की भारत को याद कर रहा है। वही भारत जो किसी दबाव के तुर्की को उसकी जरूरत पूरा करने के लिए अनाज भेज देता था, लेकिन आज वही भारत अपने समीकरण से पलट चुका है। क्योंकि जब बात भारत के भरोसे पर आती है तो फिर भरोसे की दीवार कमजोर पड़ जाती है और इस समय तुर्की ने दीवार को कमजोर कर दिया है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि क्या ये संकट तुर्की के लिए आर्थिक झटका है या फिर आने वाले समय का एक संकेत? क्योंकि दरअसल जब किसी देश की खाद्य सुरक्षा दूसरे देश के आयात पर निर्भर हो तो फिर हर वैश्विक हलचल पूरी तरह से संतुलन को बिगाड़ देती है। क्योंकि इस समय तुर्की में कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं, गेहूं का भंडार खत्म हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है और मुद्रा की गिरावट ने आम जनता को और भी नीचे पहुंचा दिया है। और तुर्की जैसे देश के लिए यह चुनौती एक बड़ा संकट बन चुकी है। क्योंकि एक तरफ उसे अपने किसानों को मजबूत करना है, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में गेहूं की जरूरत को पूरा करना है। क्योंकि तुर्की ने भारत से ये गुहार लगाई है कि भारत तुर्की को पर्याप्त गेहूं भेजे और उसकी जरूरत को पूरा करे। क्योंकि आज के समय में गेहूं सिर्फ एक रोटी का साधन नहीं है, बल्कि ये पूरे देश को चलाने वाला एक महत्वपूर्ण अनाज बन चुका है, जिसके सहारे ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन जब वही दूसरा देश गेहूं भेजने से मना कर दे, तभी लोगों को असली कीमत का पता चलता है। क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में ये दिखा दिया है कि वो पहले अपने नागरिकों को प्राथमिकता देता है, अपने देश की जनता की जरूरत पूरी करता है और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वो पड़ोसी देशों की जरूरत करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन इस समय तुर्की के हालात ये बताते हैं कि वहाँ पर गेहूं के लिए संकट बढ़ चुका है और आने वाले समय में शायद ये घटना एक सबक के रूप में याद की जाएगी। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं दी, ना तो सार्वजनिक मंचों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और न ही किसी देश को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि उसने केवल अपनी जरूरत को जरूरी समझा। क्योंकि जब अपने ही देश में गेहूं की जरूरत पूरी नहीं होगी तो फिर वो कैसे दूसरे देशों को अनाज भेज पाएगा। और इसलिए ही भारत ने तुर्की की बयानबाजी को देखते हुए गेहूं देने से इनकार कर दिया है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि तुर्की अपने मॉडल पर विचार कर रहा है और ये सोचकर पछता रहा है कि क्या 2 साल पहले उसने भारत के गेहूं को बेकार बताकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी कीमत आज पूरे तुर्की को चुकानी पड़ रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से हमें एक बात तो पता चलती है कि हमारे द्वारा की गई गलती की सजा हमें जरूर मिलती है। क्योंकि जब 2 साल पहले तुर्की ने भारत के गेहूं को बेकार बताकर और उसमें वायरस बताकर बदनाम किया था, आज उसी भारत ने गेहूं देने से मना कर दिया है। फिलहाल आप सभी की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।